और मैं हूं आपके साथ अमीय पांडे। जनता की बात जनता जनार्दन के साथ, इसी स्लोगन की शुरुआत हम जनता जनार्दन के साथ करते हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद है विधानसभा 2022 के चुनाव भावी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर के.एन. पांडे जी। स्वागत है आपका डॉक्टर के.एन. पांडे जनता जनार्दन मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, जैसा कि 2022 का आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ से आप संबंध रखते हैं, इसके अलावा आप फौजी भी रह चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप कैसे जन सेवा इसमें करेंगे आकर के आप? देखिए, सबसे पहले मैं चंदौली में एक किसान का बेटा हूँ, किसान भी रहा हूँ। और आपको पता है किसान और जवान दो भाई होते हैं। भारतीय सेना से आने के बाद मैं संगठन में कार्यकर्ता के रूप में जनपद चंदौली में मैंने काम कर रहा हूँ और संगठन की राजनीति करता हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको तो आप मैक्सवेल के हॉस्पिटल्स के भी प्रबंधक रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में मैक्सवेल कॉलेज भी चला रहे हैं। इसके अलावा ऐसा क्या पड़ा है जो कि आपको विधायक के रूप में जनता के बीच उतरना पड़ रहा है? देखिए, आप देश की सेवा करें, देश के सेवा के आने के बाद आपको समाज का सेवा करना, समाज की सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कार्यों के तौर पर आप काम करते हैं, जिसके तौर पर मैंने काम किया। आज मैं समाज के लिए लगातार मैं हेल्थ कैंप लगा करके मैं गरीबों और दलितों के बीच में लगातार सेवा किया हूँ। जैसे कंबल वितरण, आँख का जैसे मैं निःशुल्क ऑपरेशन करवाता हूँ। और सुदूर क्षेत्रों में कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ पूरी तरह से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, जागरूकता हुआ। और खाद्यान्न राशन के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। और अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लोकतंत्र में सबका अधिकार है, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और पार्टी विचार करेगी तो निश्चित तौर पर मैं 2022 में चुनाव लड़ूंगा भी और सकलडीहा विधानसभा जीत करके पार्टी की झोली में डालूंगा भी। आपका मुख्य चुनावी एजेंडा क्या है? सकलडीहा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मूलभूत वहाँ की समस्याएं, वहाँ पे मैंने भी देखा है कि सड़कें काफ़ी खराब हैं, नाली निकासी नहीं होती वहाँ, खासकर सकलडीहा बाजार में। और वहाँ पे अनिल राजभर मंत्री जी का भी घर है, इसके बावजूद नाली की वहाँ की समस्या की तस है। इसके अलावा काफ़ी समस्या मिलती है, स्कूल कॉलेज का हब है वहाँ, शिक्षा का क्षेत्र है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर क्या कैसे करेंगे काम? देखिए, पूरे देश की समस्या सरकार जब से बनी है 2017 के बाद समस्याओं का निराकरण हो रहा है। विधानसभा सकलडीहा की बात करूंगा तो जब गंगा का पुल वहाँ क्षतिग्रस्त होने के बाद जिस तरह से सड़कों पर वहाँ बड़ी गाड़ियों का वाहन का जाना बंद हो गया, तो सारा लोड कहने के लिए सकलडीहा की सड़कों पर आ गया, जिसके बीच में रिपेयर किया गया। फिर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन 498 करोड़ रुपया यहाँ के विकास पुरुष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर सेंक्शन हुआ है। और 36 करोड़ रुपया भोपोली छानिया के रूप में सेंक्शन हुआ जो दीनदयाल नगर से जाता है। और बहुत जल्दी इस पर काम भी लग गया। और देखेंगे तो ये जनपद नहीं पूर्वांचल की सबसे अच्छी सड़क बनने जा रही है सकलडीहा में। राजनीति में अपना आदर्श किसे डॉक्टर के.एन. पांडे मानते हैं? देखिए, हम सभी लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कदमों पर चलते हुए अंत्योदय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक लाभ नहीं पहुंचेगा। और मैं राजनीति में यहाँ पे निश्चित तौर पर जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी जिनकी ईमानदारी, स्पष्ट बात, सबको साथ लेके चलने वाली जो उनको नीति है, उससे प्रभावित होकर के हम लोग राजनीति में यहाँ पे कदम बढ़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा नारा है सबका साथ और सबका विकास, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने देखा होगा ये पार्टी कोई जातिगत पार्टी नहीं है। आप 2014 के बाद देश में और 2017 के बाद प्रदेश में आप देखे होंगे एक भी किसी को जाति धर्म के ऊपर माफियाओं को छोड़ दिया जाए। अपने जनपद से लेकर अपने विधानसभा तक कहीं भी देख लीजिए, किसी एक व्यक्ति को कहीं से भी कहीं प्रताड़ित नहीं किया गया। निश्चित तौर पे सबका विश्वास भी बना हुआ है, सबका साथ भी बना हुआ है और सबका विकास भी बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। डॉक्टर के.एन. पांडे अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं इस चुनाव में? विधानसभा चुनाव 2022 का जब चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई प्रतिद्वंदी जरूर होता है। आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और प्रदेश योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया चल रहा है, विपक्ष कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल हो चुका है। प्रतिद्वंदिता के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में संघर्ष चल रहा है कांग्रेस में कि कौन विपक्ष की भूमिका में, प्रतिद्वंदी की भूमिका में आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि 2022 में कोई प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आएगा। तिरंगा यात्रा का कितना आपको असर मिला? तिरंगा यात्रा अभी हाल ही में आपने सकलडीहा में निकाला था, इसमें कितना असर रहा आपको? देखिए, हर हिंदुस्तानी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, जाति और समाज से ऊपर राष्ट्र होता है और राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए।
मैं तिरंगा यात्रा निकला था, उसमें समाज के सभी वर्गों का मुझे साथ मिला था। एक सफल तिरंगा यात्रा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जोड़ने के लिए, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आया। इससे मेरा काफी मनोबल बढ़ा हुआ है, सबका उसको साथ मिला मुझे। इसके अलावा क्या और भी आपके दिमाग में एजेंडा है, और क्या एक हो सकता है विधानसभा 2022 चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद सकलडीहा के लिए, ये बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक संकल्प पत्र होता है, संकल्प पत्र के आधार पर पार्टी काम करती है। आपने देखा होगा कि चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो, जिसमें जो भी पार्टी ने संकल्प किया था, उस संकल्प के आधार पे वो सारे संकल्प को हम लोगों ने पूरा किया हुआ है। 2022 में भी वहाँ पे जैसे सिंचाई का है, सड़कों का है, शहरों में बाजार में नालियों का है, नौजवानों की समस्या है, उन सारी समस्याओं में सरकार काम कर रही है। सबको आवास देने का काम है, सबका खाता जन अकाउंट खुलवाने का काम है, सबको उज्ज्वला के अंदर गैस देने का काम है। इतने सारे काम आप देख रहे होंगे, जितना काम सरकार ने किया, गरीब तक पहुंचने का काम किया। आप देख रहे हो कई विपक्ष के लोग जो आज बाहर निकल के जाति बातों को लेकर के लोगों को भरमा करके एकता बनाए हुए हैं। कोरोना काल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी जो खुद पॉजिटिव होते हुए भी घूम घूम के काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करता रहा, विपक्ष का कोई व्यक्ति आपको कहीं नहीं दिखाई दिया। तो कहीं न कहीं हम लोगों का, सबका जो पार्टी का, हम एक कार्यकर्ताओं का देश को विकास करने के लिए समाज के हर वर्गों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एकात्मवाद का जो नारा है उसको लेकर के जो चलने का काम करेंगे, और नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको एक साथ जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। जैसा कि डॉक्टर के.एन. पांडे को हर लोग जानते हैं और चंदौली के एक चर्चित चेहरा है, चिकित्सा प्रकोष्ठ से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर के.एन. पांडे को जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में डॉक्टर के.एन. पांडे खुद बताएंगे। जैसे आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, मैं बेसिक शिक्षा जो है, मैं इसी चंदौली का रहने वाला हूँ, जहाँ पर बैठे हैं यही का मैं रहने वाला हूँ। एक गरीब किसान का मैं बेटा, सरकारी स्कूलों से पढ़ते हुए भारतीय सेना को ज्वाइन किया। भारतीय सेना से आने के बाद मैंने ट्रस्ट बना करके शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के मैंने समाज में जागरूकता फैलाया, लोगों की सेवा करने का काम किया। अब मैं सोच रहा हूँ जब लोगों की अगर इच्छा है, सर अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ करके लोगों का समाज सेवा करने का काम करूँगी। विधानसभा सकलडीहा ही क्यों चुनाव के लिए आपने? ऐसा नहीं, सकलडीहा विधानसभा चुनाव में पार्टी जहाँ पर फैसला करेगी उसके साथ हो। रही बात सकलडीहा विधानसभा, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाति समीकरण की वजह से, कहीं और वजहों की वजह से कहीं न कहीं आज तक वहाँ चुनाव नहीं जीत पाई, चाहे विधानसभा थानापुर रहा हो या सकलडीहा रहा हो। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर एक परिवार का दबदबा बना हुआ है, लोग, उस समाज के लोग भी कहीं न कहीं मुझसे उब चुके हैं। वहाँ परिवर्तन लाने के लिए लोग मन बना चुके हैं और लोग समझ चुके हैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सकलडीहा विधानसभा उस सरकार में इस बार शामिल जरूर रहेगा। धन बल और बाहुबल काफी चुनाव में महत्वपूर्ण रखता है। धन बल और बाहुबल, इसको कितना महत्व देते हैं आप? देखिए, धन बल बाहुबल की बात नहीं है, आपके पास समाज के लोगों की सम्मानित जो जनता है उसका सब आपके पास साथ होना चाहिए। जनता जानती है कि हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की बहुत मेहनत और ईमानदारी से लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, आज से नहीं जुड़े रहते हैं। मुझे जब से मैं भारतीय सेना को से मैं वहाँ से आया हूँ रिटायर होकर के, तब से लोगों के साथ जुड़ा हूँ। जरूरी नहीं कि मंच माइक से ही आदमी सेवा कर सकता है, मंच के नीचे से भी सेवा कर सकता है लगातार। मुझे नहीं लगता कि चंदौली का बच्चा जिसने भी सहयोग की अपेक्षा की या मैंने सहयोग की अपेक्षा किया, हम सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और कहीं न कहीं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय राजनीति में हमें प्रवेश करके चुनाव के लिए हमें दावेदारी अपनी करनी चाहिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नहीं कि टिकट लखनऊ से तय होता है, नीचे से कहीं न कहीं जनता की जब आवाज़ जाती है तो उस पर पार्टी गंभीरता से विचार करती है और ऐसे जीतने वालों को टिकट देती है जो चुनाव आपसे जीते। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आपको कितना फायदा मिलता है, उनसे कैसा संबंध है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कहीं न कहीं एक गुलदस्ते के फूल की तरह है, और वो जानता है एक एक फूल से गुलदस्ता तैयार होता है। शीर्ष नेतृत्व जो योजनाएं तय करता, कार्यकर्ताओं का उस योजना पर अमल करना, हम सभी उस योजनाओं पर अमल करते हैं। तो ये रहे मेरे साथ डॉक्टर कृष्णानंद पांडे, जो कि फौजी भी हैं और अब जनसेवा भी करेंगे। विधानसभा चकिया से हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में मेरे साथ थे। तो अब जनता जनार्दन मीडिया के लिए अमीय पांडे की रिपोर्ट। स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमीय पांडे। इस समय हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। नाम है कृष्णानंद पांडे, इनको बोलते हैं लोग शॉर्ट शब्द
के.एन. पांडे। यह सरहद से अब आ गए हैं वर्तमान में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में उभर कर। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब जनता जनार्दन मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान बिल वापसी का जो कहा है, इस पर कितना खरे उतरेगी बीजेपी और कितना खरे उतर सकते हैं बीजेपी के लोग? देखिए, सरकार की मंशा बहुत ही साफ है। बड़े खुले मन से प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस भी इसको लाना चाहती थी। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनती रही, लेकिन सरकार के पास आत्मबल नहीं था 2014 से पहले कि वो कोई बिल को ला सके। जिस तरह से मैं पंजाब में रहा हूँ, मैं आपको बता दूं अमी जी, मंडियों पर वहाँ पर जो ठेकेदार उनका कब्जा है। हमारे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाला था, आप देखे होंगे, वहाँ खाद के लिए लाइन लगी रहती थी। खाद के जगह लोगों किसानों को लाठियाँ मिलती थी। आज वहाँ लोग, मैं देख रहा था, किसानों धान बेच रहे थे। तो वहाँ की मंडियों पर जिन लोगों का कब्जा है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार ये बिल लेकर के लाए, तो सरकार ने पास किया है। लेकिन सरकार उनकी परवाह न करते हुए, किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए इस तीनों कानूनों को पास कर दिया और देश भर के तमाम और अधिक से जो बहुसंख्यक किसान इसका स्वागत भी किए। लेकिन मुट्ठी पर जो, मैं इसको कह सकता हूँ, उनको जो दलाल पाकिस्तान से प्रायोजित, जिनके की फंडिंग पाकिस्तान कर रहा था, उन लोगों ने कुछ लोगों को बैठा करके, बताइए सड़कों पर पक्का मकान बना के कौन सा विरोध प्रदर्शन होता है? ये पूरी तरह से प्रायोजित था। लेकिन मोदी जी ने देखा, सरकार ने जब देखा कि नहीं, अगर कुछ मुट्ठी भर लोग ही अगर नहीं संतुष्ट हुए हैं, तो सरकार ने इसको नाक का बाल न बनाते हुए पूरे देश के हितों को देख के, सारी सुरक्षा को देखते हुए लोगों ने खुले मन से इस बिल को वापस ले लिया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक तरह से उनकी दुकान को बंद करने का भी एक रास्ता है। उनकी अब दुकान बंद हो जाएगी। विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि 2022 के चुनाव में हार के डर से इसको वापस लिया गया है। विपक्ष तमाम मुद्दे बोलता है। इसके अलावा विपक्ष ये भी कहता है कि आपने लिया तो काफी देर से लिया, ऐसा क्यों हुजूर? देखिए, देश सदर की बात नहीं होती। एक देश हित में, समाज के हित में और किसानों के हित में फैसला था कि जो कानून बना था। लेकिन ये सरकार जब देखी कि नहीं, कुछ लोग ही अगर इस बात को नहीं समझ पाए हैं या समझाने में हम लोग उनको सफल नहीं हो पाए हैं, या तो समझते हुए समझना नहीं चाहते थे, तो सरकार ने उनका भी सम्मान करते हुए, और नहीं चाहती कि उनके आड़ में देश के विरोधी, आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे आन बान शान का प्रतीक लाल किला है, 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन के दिन भी इन लोगों ने जिस तरह से हरकतें किया, आने वाले समय में कुछ साजिशों का सरकार को पता चला था, जिसकी वजह सरकार नहीं चाहती थी देश में किसी तरह की बवाल हो। उन लोगों को भी सम्मान करते हुए सरकार ने बिल को वापस ले लिया है। निश्चित तौर पे देश के जो किसान हैं, देश की जनता है, उन मुट्ठी भर लोगों को जो पाकिस्तान से प्रायोजित हैं, उनको उचित जवाब ये जनता देगी। समाजवादी पार्टी कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमने किया और उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते अखिलेश यादव जी भी चल रहे हैं। 2022 में नाम दिए हैं बाइस्किल 2022 और हम आ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बाइस्किल तो 17 में पंचर हो गई थी, उसको घसीट रहे हैं। और पूर्वांचल में शिलान्यास सिर्फ उन्होंने हाईवे का ही नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि कोई गांव ऐसा नहीं था कि अंतिम 2-3 महीने के अंदर उन्होंने शिलापट नहीं लगवा दिया। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसका भी 3 बार शिलान्यास हुआ था। जमीन अधिग्रहित नहीं हुई, कोई व्यवस्था नहीं हुई, धन आवंटन नहीं हुआ। शिलान्यास करने में ये लोग बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारी सरकार, माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार, शिलान्यास, आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज बिना शिलान्यास के काफी हद तक काम हो चुका था। तो सरकार शिलान्यास में उसको उद्घाटन करने में विश्वास रखती है। निश्चित तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये पूरे पूर्वांचल के जितने जनपद हैं उनका चौमुखी विकास होगा। और विपक्ष काम इस तरह की बातों करता है, सरकार का काम है विकास करना। पूर्वांचल की जनता और देश की जनता उन लोगों को जान चुकी है। जम्मू कश्मीर में पीडीएफ की नेता महबूबा मुफ्ती कहती है कि जिस तरीके से किसान विरोधी बिल को मोदी सरकार ने वापस लिया, उसी तरीके से धारा 35 से और 370 भी हटा। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कश्मीर को कितना नजदीक से आप देखते हैं? देखिए, कश्मीर में मैंने एक लंबा सेवा किया भारतीय सेना के अंदर। मैं जानता हूँ जिस तरह से मनोबल इस समय बढ़ा हुआ सेना के लोगों का। 2014 से पहले सेना दबाव में काम करती थी, आतंकवादी पत्थर मारते थे, और वहाँ के लोग कहीं न कहीं जो देशभक्त के मानसिकता के लोग हैं, राष्ट्रवादी मानसिकता के हैं, वो सेना के देश के साथ थे। और
70-35 से हटने के बाद वहाँ की खुशी की लहर आई, कहीं से कोई छू तक नहीं हुआ है। ये लोग भड़काने के काम करते हैं, ये लोग लम्बे में न रहें। ये कुछ मुट्ठी भरी किसान अगर ये संतुष्ट नहीं थे, उनको देख करके बिल वापस लिया गया है। और अगर उनका ये महुआ मुफ्ती जी का अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही हैं, वो चाहती है कि इस तरह से लोगों को भड़का करके सड़कों पर लाएं, वो कभी सफल नहीं होगी। इस तरह के बयान का कोई अस्तित्व उनको नहीं है। विपक्ष कहता है पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, इसके बाद आपने 10 रुपये कम कर दिया, जीएसटी कम कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? 2005 से लेकर 2014 का आप देखेंगे तो जिस तरह से महंगाई 95% तक बढ़ी थी, और 2014 से आप गैस सिलेंडर की बात कर दीजिए, उसकी बात कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी तुलना में देखेंगे, जिस तरह का देश का विकास हुआ, तमाम चीज़ें, लोगों को शौचालय हुआ, आवास हुआ, राशन हुआ, ये जितनी चीज़ें दी जा रही हैं उसके अपेक्षा में जो महंगाई का क्रम बहुत ही कम है। ठीक है, कुछ चीज़ों पर है, लेकिन सरकार ने जरा सा भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल कम रेट हुआ है, सरकार ने उस तेल को वापस लिया, अपना टैक्स को घटाया है, लोगों को राहत देने का काम किया है। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा और आम आदमी पार्टी संजय से लगातार यूपी विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में घूम रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे कितना बीजेपी को फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी और प्रियंका जी बारी बारी लोग बदलते जा रहे हैं चेहरा अपना दिखाने के लिए, जनता किस पर विश्वास करेगी। केरल में जाके चर्च में जाकर प्रे करते हैं, यहाँ जाके जनेऊ सूट पर पहन करके यहाँ गंगा नहाने लगते हैं। ये हमारा देश कहीं न कहीं श्रद्धा और विश्वास भगवान श्री राम में रखते हैं। ये लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकारने लगे थे। आप देख रहे होंगे जब मंदिर का मुकदमा चल रहा था श्री राम मंदिर का, तो कांग्रेस के दिग्गज 20 वकील कहने लगे भगवान राम एक काल्पनिक पात्र हैं, और उनका विरोध करके ये लोग भगवान श्री राम का विरोध करके भगवान परशुराम का मूर्ति लगवाने की बात करते हैं। ये लोग बांटना चाहते हैं समाज को भगवान श्री राम और भगवान परशुराम के रूप में। उनको पता नहीं है भगवान परशुराम ही भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, भगवान श्री राम भगवान परशुराम की पूजा करते हैं। नहीं चल सकता, तो इनका जादू फेल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये 9 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे, 10 के आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाएंगे 2022 के चुनाव में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर किरण पांडे जी। जनता की आवाज जनता जनार्दन के साथ, जनता की आवाज जनता जनार्दन के साथ, जनता की खबरें जनता जनार्दन के बीच। पढ़ें और जुड़ें तेजी से आगे बढ़ती डिजिटल मीडिया टीवी। जनता जनार्दन टीवी, समय के साथ सबसे आगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए जनता जनार्दन टीवी यूट्यूब चैनल, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।